हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से। ओके, तो हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी सब पढ़ ली है ना। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपके पेज नंबर 22 में आपको उसका आंसर मिलेगा। यहाँ लिखा है The energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar energy। और इस चैप्टर में आपने अभी मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स पढ़े, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो दीज आर ऑल वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विद। ओरल में शायद पूछा जाएगा, वी कैन से, सो यू शुड नो इट। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अभी यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस बताए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या टाइप की एनर्जी यूज हो रही है। मैं आपको 2-3 बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप से सोचिए भी जरा। अ स्ट्रेच्ड पीस ऑफ रबर, रबर क्या है, इधर इलास्टिक की बात की जा रही है। इलास्टिक को अगर आप खींच के रखेंगे, हाँ, स्ट्रेच करके टेंशन में रखेंगे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, है ना। और जब आप उसको रिलीज करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अ स्ट्रेच्ड पीस ऑफ रबर हैज पोटेंशियल एनर्जी। अ फास्ट मूविंग कार, यहाँ पर कीवर्ड है स्ट्रेच्ड, मतलब उसको हमने खींच के रखा है। ओके, खींच के रखा है, तो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कीवर्ड है मूविंग, ये मूव हो रही है, गाड़ी इज मूविंग, दैट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी, है ना। हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आपने पूरी लेसन नहीं की है और आप डायरेक्टली इसमें आ गए हो, तो प्लीज जाके पिछले वाले पार्ट्स भी कीजिए, क्योंकि दिस इज ऑल कंटिन्यूएशन। एक भी पार्ट आप छोड़ोगे तो आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अच्छे से पहले वाली पार्ट समझ जाइए, फिर ये पार्ट में आइए। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक चीज को दूसरी चीज में बदलना। ठीक है, कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक कैटरपिलर है और यहाँ पर एक बटरफ्लाई है। इसमें क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो वो बटरफ्लाई, लेकिन इट हैज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप वन एक आप जो देखोगे तो कैटरपिलर है, उसके पास पंख नहीं है, लेकिन उसका जब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो पूरा स्टेज जो कुकून के स्टेज से पास होके जब वो बाहर आ जाती है, तो उसमें पंख है, लेकिन है तो वो बटरफ्लाई, है ना। तो चाहे उसे कैटरपिलर बोला जाता है, लेकिन वो कैटरपिलर बटरफ्लाई का ही है। सो इट हैज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, इट हैज नॉट मतलब सीज टू एग्जिस्ट, या खत्म नहीं हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का बोलने का मतलब है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदला जा सकता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, द एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी। ठीक है, आप जो फटाके फोड़ते हो तो क्या होता है, उसके अंदर केमिकल्स है, राइट। वो जो पाउडर है वो सब केमिकल्स है, करेक्ट। उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। और जब आप उसको आग लगा के लाइट करते हो तो क्या होता है, उसमें से कौन कौन सी एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। आप उसको छुओगे तो गर्म हो जाएगा, साउंड आप फटाका का आवाज सुनते हो, और लाइट जो हम उसके लाइट्स देखते हैं, स्पार्कल्स देखते हैं। ठीक है, सो क्या हो गया इधर, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी। अभी यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या है, इंजन या फैन। जब आप स्विच ऑन करते हो, देखो फैन तो बंद रहता है, जब आप ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एंड व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज एंड कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फैन, इट स्टार्ट्स मूविंग, है ना। सिमिलरली मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेटर में है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब आपके घर में लाइट नहीं होती या कोई कंपनी में लाइट नहीं होती तो दे यूज जनरेटर। तो क्या कर रहा है, मैं स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर में अगर जब आप ऑन करोगे, जैसे आपका गीजर हो गया या आपका आयरन बॉक्स हो गया, आप जब ऑन करते हो तो व्हाट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना, गर्म होने लगता है। सिमिलरली हीट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोकपल के थ्रू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप लाउड स्पीकर में ऑन करोगे, लाउड स्पीकर को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होकर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी साउंड एनर्जी माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है।
फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप यहाँ सब एग्जाम्पल्स में देख रहे हो हाउ एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ, खत्म नहीं हो रहा है, इट इज ओनली गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, है ना। जब आप अपना बल्ब ऑन करते हो तो क्या होता है, लाइट जलने लगता है, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप सन के लाइट के थ्रू, सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो अभी ये डायग्राम के थ्रू आप समझ गए हो कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। अभी हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा, अभी कंजर्वेशन का मतलब क्या है। हम लोग कंजर्वेशन की बहुत बात करते हैं आजकल, बहुत फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, बहुत बातें होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या हम एनर्जी को क्या हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? पानी नहीं वेस्ट करने के थ्रू, ठीक है। और फिर आप इसको कैसे कंजर्व करोगे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंजर्व करोगे? बाय नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको कंजर्व कर सकते हो। लेकिन क्या आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? yes, energy is in the form of heat, light, sound, etc. so you can conserve energy. but ये law of conservation of energy का मतलब क्या है? एक लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का। ये कहता है कि आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि दुनिया में एक पावर है ना, वो पावर को हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, है ना। वो परमेश्वर ने ये एनर्जी बनाई है और वो ऐसी एनर्जी है जिसे हम अपने हाथों से नहीं बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो दैट इज़ समथिंग सुपर नेचुरल, जिसको हम अभी फिजिक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। बट व्हाट कैन वी डू विद एनर्जी? जैसे हमने ऊपर वाले में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में देखा था, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। चाहे आप एनर्जी को बना नहीं सकते और बिगाड़ भी, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, आप उसको कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो। जैसे इसीलिए तो कहा गया परमेश्वर ने ये सब जो चांद, जो सूरज बनाया है और जो अलग अलग जो चीज़ें बनाई जैसे पानी, हाँ, ये सब के थ्रू हम एनर्जी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यूज़ के लिए दी गई चीज़ें हैं। हाँ, जब तक हम इस दुनिया में हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ताकत से एनर्जी को कभी बना भी नहीं सकते और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते। तो वो बात को याद रखिए। आप ये याद रखिए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। समझ में आया आपको इसका मतलब? आप ना ही बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इसको एक फॉर्म से दूसरे में बदल सकते हो। इसी वजह से जो टोटल एनर्जी यूनिवर्स में है वो हमेशा उतना ही रहता है। आप जैसे सपोज आपका ये यूनिवर्स है, इसमें इतना एनर्जी है, आप इस एनर्जी को अलग फॉर्म्स में अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने यूज़ के लिए, है ना। जैसे हम सोलर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पानी यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप इस एनर्जी को कभी भी ख़त्म भी नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। वो एक समान ही रहता है। जितना एनर्जी है यूनिवर्स में टोटल, इट इज़ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मेक टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड टू नट्स। ओके, एक थ्रेड बांध के उसमें दो और थ्रेड बांध के आप नट को हैंग करिए उसमें एकदम स्टिल। नाउ आपको क्या करना है, ऐसे आपको फॉर्म करने के बाद पहले एक नट को स्विंग करना है, एक ही नट को स्विंग करना है। तो क्या होगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे ये नट का स्विंगिंग कम हो जाता है, लेकिन ये नट स्विंग होने लगता है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और अगर आपने नहीं की, साइंस म्यूजियम है इधर एक पिंपरी चिंचवड एरिया में, बहुत ही अच्छा है, आपको जाके देखनी चाहिए वो जगह। मतलब आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा उधर, आप बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वहाँ पर ये भी है, आप देखोगे कि अगर आप कर भी सकते हो वो एक्सपेरिमेंट। अगर आपने एक इसको हिलाया
तो पहले वो हिलता है लेकिन धीरे धीरे बाकी वाले भी हिलने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक पेंडुलम या एक नट ने अपना एनर्जी दूसरे नट को ट्रांसफर कर दिया है, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो यू आर सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देयर, ठीक है। अभी यहाँ देखिए फ्री फॉल, ठीक है, कंजर्वेशन समझ गए ना। अभी फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के गिरना, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू गिरना। मतलब जैसे अगर आपने एक पत्थर को बिल्डिंग के हाइट से नीचे डाला तो फेंका, तो क्या होगा, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से गिरेगा और कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो तभी उसे फ्री फॉल कहा जाता है। इफ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली, अभी यहाँ पर एक वर्ड है सोलली, इसको ध्यान दीजिए, सोलली मतलब सिर्फ, ओके याद रखिए। फ्री फॉल में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, नो अदर फोर्सेज आर एक्टिंग। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल और टू बी फॉलिंग फ्रीली। तो याद रखिए फ्री फॉल तभी होता है जब द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नथिंग एल्स। Now let us look at the kinetic and potential energies of an object of mass m falling freely from height h when the object is at different heights. अभी free fall condition में एक ऑब्जेक्ट इस A to C नीचे गिर रहा है, तो ये जो है इसमें हम ये दिखाने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का कितना रहेगा जैसे इट इज फॉलिंग डाउन, ओके। तो एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट A इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अभी ग्राउंड लेवल इज एट C, हाँ ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। आपका ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h एट पॉइंट A। लेट द पॉइंट B बी एट डिस्टेंस x, एट एक हाफ वे थ्रू अराउंड x में आपका पॉइंट B है, ओके, और पॉइंट C भी ऑन द ग्राउंड। ये 3 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे टोटल एनर्जी सेम रहता है, ओके। सो नाउ सी इन द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट A, सपोज ऑब्जेक्ट A में है और वो उधर रुका हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है और u विल बी 0 बिकॉज वो वहीं पर रुका हुआ है, इट हैज नॉट मूव्ड येट, तो u इज 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv²। v 0 है तो क्या हो गया, v यानी कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u 0 दिया है, तो हम यहाँ पर u डालेंगे, u इज 0 तो काइनेटिक एनर्जी इज 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है एट हाइट h। टोटल एनर्जी कितना है, ये 3 फॉर्मूलाज प्लीज याद रखिए। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो नाउ एड देम 0 प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी कितना रहा, इट्स स्टिल mgh। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, the total energy is kinetic energy plus potential energy which is equal to potential energy because it is not in motion। मतलब क्योंकि velocity 0 है, there is no kinetic energy in the object, so the total energy will be equal to the potential energy only, ठीक है। Now second thing is let the velocity of the object be vb when it reaches point B। अभी जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिरने लगा तो उसमें वेलोसिटी क्या आ गई है, vb, क्योंकि पॉइंट बी में, जब पॉइंट बी में पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी इज वी बी, याद रखिए, ओके। इट्स ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी हैविंग फॉलन थ्रू डिस्टेंस x, वो कितना गिरा है, दैट वी आर शोइंग इट एज x, ओके। नाउ u इज इक्वल टू 0, जैसे ऊपर बताया था। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, x हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, है ना। नाउ आपका फॉर्मूला है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, उसमें आप डालोगे, u तो 0 था, 2as, v आपका vb डाल रहे हो क्योंकि वेलोसिटी एट पॉइंट b इज vb, 0 प्लस 2g इंटू x, क्योंकि a इज g एंड s डिस्प्लेसमेंट इज x, दिस हाइट, ओके। नाउ तो vb² इज इक्वल टू 2gx, फाइन। अभी आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डालो, k इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 कट गया, kinetic energy is equal to mg into x. Now height of the object when at B is equal to how much,
h टोटल हाइट माइनस x, मतलब ये हाइट हमको चाहिए. दिस हाइट डजंट मैटर, दिस हाइट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड. तो h minus x will be h minus x. Now potential energy at point B will be what? Potential energy will be mgh है ना आपका फॉर्मूला, और h आपने क्या निकाला, h minus x यहाँ से, h minus x. So mgh minus mgx एक्सपेंड किया आपने, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgx प्लस mgh माइनस mgx. तो आपका mgx कट गया, तो कितना बचा, mgh. ओके, तो टोटल एनर्जी सेकेंड केस में भी कितना है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, mgh. नाउ थर्ड केस, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी vc. एट पॉइंट c ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना बताया, vc. तो यू नो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, h, एंड क्योंकि इतना हाइट से गिरा है ना नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h. एट पॉइंट बी कितना डिस्प्लेसमेंट था, h माइनस एक्स. x एट इधर टॉप से डिस्प्लेसमेंट x था, height from the ground was h minus x. In this third case, velocity when it reaches c is vc, and height, total height from the top to bottom is h, and acceleration due to gravity is g. तो अभी आप ये फॉर्मूला में डालो, v square is equal to u square plus 2as, यानी vc square, क्योंकि velocity at c is vc is equal to 0 plus 2g into h. yes. अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर v vc है तो vc स्क्वायर, और vc कितना है 2gh है ना, 0 था 2gh, तो इधर 2gh डाल दीजिए, तो 2 कट गया, तो कितना बचा, ke इक्वल टू mgh. ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट c. अभी जब ऑब्जेक्ट पॉइंट c में पहुंच गया है तो उसका हाइट इधर कितना है, हाइट इज 0. ठीक है, इट हैज रीच द बॉटम. तो इधर आप पोटेंशियल एनर्जी में mgh को 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि h इज 0. तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0. नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ mgh निकाला था, इसको हमने इधर डाला, तो हमको क्या मिला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. तो अब तीनों एग्जाम्पल में देखोगे कि टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज. From equations 1, 2 and 3 we see that the total energy of the object is the same at the 3 points A, B and C. ठीक है, टोटल एनर्जी हैज नॉट चेंज एट 3 ऑफ द पॉइंट्स. ओके, और इधर आपने क्या नोटिस किया कि जो ऑब्जेक्ट का एनर्जी टॉप में पोटेंशियल एनर्जी था, उसको आपने रिलीज करने के बाद नीचे इट हैज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, इधर है, दस एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी. सब ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन इट इज एट अ हाइट अबाउ द ग्राउंड एंड इट कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड. तो जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर है, वो जब तक ये पॉइंट में नहीं पहुंचती है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रही है. हर पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में इट इज कीपिंग ऑन गेटिंग कन्वर्टेड टू potential energy to kinetic energy, potential energy to kinetic energy. Finally, only kinetic energy में as soon as it reaches the ground, it is completely converted into kinetic energy. On reaching the ground, all the potential energy gets converted to kinetic energy, but at any point during the fall, anywhere during the fall, the total energy remains constant. ये object का जो total energy है हर point में will remain constant, but when it reaches the bottom, the potential energy will completely get converted into kinetic energy. Now power. Can your father climb stairs as fast as you can? क्या आपके पापा आपके जितने फास्ट, कोई कोई पापा बहुत फिट होते हैं तो वो तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कई जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा पावर कम होता रहता है. Will you fill the overhead water tank with the help of a bucket or an electric motor? आपके घर का जो वाटर टैंक है आप उसको कैसे भरोगे? हाँ, बकेट से भरोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर से भरोगे? हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर ऑब्वियसली. Now suppose Rajeshri, Yash and Ranjit have to reach the top of a small hill. Rajeshri went by car, Yash went cycling while Ranjit went walking. ठीक है, 3 अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया, एक तो चल के गया, एक तो कार से गई और एक साइकिल करके गया. If all of them choose the same path, who will reach first and who will reach last? कौन पहले पहुंचेगा और कौन लास्ट में पहुंचेगा? एक तो अपना राजश्री कार से गई, उसने मैकेनिकल एनर्जी यूज किया, तो उसके कार में ज़्यादा पावर है तो शी विल रीच फर्स्ट. देन यश साइकिलिंग करके गया, साइकिलिंग में भी मैकेनिकल एनर्जी उसने अपने बॉडी से पेडल में डाल के साइकिल में डाल के वो गया, तो वो सेकंड पहुंचेगा, और रंजीत चल के गया मतलब वो लास्ट पहुंचेगा. ठीक है, इन दी अबाव एग्जाम्पल्स द वर्क डन इज द सेम.
काम उन्होंने उतना ही किया लेकिन टाइम अलग अलग लिया. टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन और ईच मेथड. हर पर्सन के लिए और हर टाइप के मेथड जो यूज किया दोनों के लिए द टाइम टेकन विल बी different. The fast or slow rate of the work done is expressed in terms of power. तो जितना जल्दी और जितना स्लोली काम हुआ उसको हम पावर के टर्म्स में बताते हैं. तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. तो जिस रेट में काम किया जाता है उसको पावर कहते हैं. ठीक है, जिस रेट में आप काम करो उसे पावर कहते हैं. तो इफ W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन टाइम T देन पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला याद रखो. पावर इज amount of work done in a certain amount of time. Power is the rate at which work upon time. Simple. अभी SI सिस्टम में वर्क का यूनिट हमें पता है जूल है, एनर्जी का भी जूल है. तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल. इसका जूल है और ये इसका सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड. ओके, नाउ इसको वॉट भी कहा जाता है. ओके, जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं. और जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था उनके ऑनर में ये वॉट का नाम दिया गया है. द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय हु? जेम्स वॉट इन 1781. ठीक है, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था. दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इनकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से बहुत काम जनरेट हुआ और बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत प्रोग्रेस हुआ हमारे इंडस्ट्रीज में. इसलिए उनके ऑनर में ये पावर यूनिट को वॉट कहा गया है. और ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द टर्म हॉर्स पावर. हॉर्स पावर भी इन्होंने ही बनाया, मतलब वो टर्म बनाया था. ओके, तो वॉट इज हाउ मच? जूल पर सेकेंड. ठीक है, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड. इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस यूनिट को हॉर्स पावर में गिना जाता है क्योंकि बहुत पावर यूज होता है इंडस्ट्रीज में, तो इसे हॉर्स पावर में यूज कहा जाता है. याद रखिए 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट. ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो आपको बस याद रखने हैं. ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स. अभी कमर्शियल यूज के लिए, जैसे इंडस्ट्री अलग है, कमर्शियल भी अलग है, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब हैवी मशीनरी, कमर्शियल मतलब थोड़ा लाइट मशीनरी भी यूज होते हैं, तो इसे किलो वॉट आवर में दिया जाता है. तो 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज 1 किलो वॉट. किलो आते आते आप समझ आओ, वॉट किलो मतलब 1000 ग्राम है ना. तो 1000 हमने यूज करते हैं, इससे अच्छा हम 1 किलो वॉट यूज करते हैं, 1 किलो वॉट आवर. तो 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज 1 किलोवाट आवर, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर या इंटू 1 आवर. तो 1000 सॉरी नॉट पर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. ओके, तो 1000 वॉट्स इंटू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, 1 आवर क्या होता है? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 36 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल. ये हमेशा थोड़ा ध्यान से, इसको इतना लंबा पढ़ने की जगह आप क्या कर सकते हो, ये याद रखना है. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स. ये कैसे आया? इतने आपके पॉइंट्स आगे चले गए, तो आपने 3 इधर पॉइंट लगाया और बाकी को 10 रेज टू 6 जूल्स कर दिया. ओके, ये याद रखना क्योंकि आपको कभी कभी जब सम्स दिए जाएंगे उसमें इंडस्ट्रियल कन्वर्जन के लिए आपको ये लगेगा. ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू यूनिट्स के लिए. तो 1 किलोवाट आवर का है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ठीक है, और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर. ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है. ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके साथ आई थिंक आपका ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं. ये करके फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे. स्वराली टेक्स 20 seconds टू कैरी अ बैग weighing 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड? तो ओके, शी टेक्स 20 seconds टू कैरी अ बैग weighing 20 kg. 20 किलो का बैग है, इसको टाइम कितना मिल रहा है? 20 seconds टू कैरी टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या है? मास है 20 kg, हाइट है 5 मीटर, टाइम है 20 seconds. 20 seconds ना, 20 seconds. ओके, नाउ द फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड बाय स्वराली. फोर्स कितना उसको अप्लाई करना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए? फोर्स इक्वल टू mg आपको पता है. तो m इज 20 और 9.8 196 न्यूटन. ओके, नाउ वर्क डन बाय स्वराली टू कैरी द बैग टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर is W is equal to F into S. 196 into 5. वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, W इक्वल टू F into S. F तो आपने निकाल लिया, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट.
कितना हाइट में उसने कैरी किया 5 मीटर इज इक्वल टू 980 जूल। नाउ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, आप पावर निकाल सकते हो। यहाँ पर 40 सेकेंड्स आई थिंक इन्होंने गलती से लिख दिया, आप इसको 20 करके इसको कैलकुलेट किया, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, गलती हो गया। A 25 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे। ठीक है, एक बल्ब आपने घर में चला रहे हो, 10 घंटे के लिए यूज करते हो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। ठीक है, उसका पावर कितना है 25 वॉट्स। ओके, पावर इज 25 वॉट्स इज इक्वल टू, इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया क्योंकि हम किलोवाट आवर में एनर्जी को बताते हैं, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.025 किलोवाट आएगा। वॉट डिवाइडेड बाय 1000, एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम। क्यों, P इज इक्वल टू W अपॉन T है ना, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। वर्क इज ऑल्सो एनर्जी के, एनर्जी का भी फॉर्मूला सेम है, तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, 0.025 इंटू 10 इक्वल टू 0.25 किलोवाट आवर। तो इसके साथ आपका ये पार्ट लेसन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। ओके, आपको मैंने जहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है वहाँ टेक्स्ट बुक में आंसर के पेज नंबर्स बताए हैं, और जिसके आंसर्स नहीं है वो मैंने आपको करके दिखाया है। ओके, सो स्टडी वेल, गॉड ब्लेस।